नमस्कार, मैं करुणाशंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं द आउटलुक क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं इस समय एसएससी जीडी के जो 2025 में होने वाले एग्ज़ाम है उसके हिंदी विषय के बारे में। पिछले दो लेक्चर में मैंने आपके लिए वर्णमाला चैप्टर कवर किया है, हिंदी वर्णमाला, जो दो पार्ट में गया है। जिसमें पहला पार्ट जो था उसमें मैंने स्वर और उनका वर्गीकरण इसके बारे में बताया। दूसरे पार्ट में मैंने व्यंजन इत्यादि के बारे में आपको बताया है। साथ ही साथ जो बचे हुए हैं जैसे उच्चारण स्थान के बारे में, हिंदी शब्दकोश का क्रम इत्यादि जो भी चीज़ें वर्णमाला चैप्टर में बची हुई हैं वो मैंने दूसरे पार्ट में आपको कवर करके दी है। मेरा विश्वास है कि इस वर्णमाला चैप्टर से इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं नहीं। आज जो दूसरा चैप्टर रहेगा आपका वो है शब्द विचार। इसमें हम शब्दों के प्रकार पढ़ेंगे, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, किन किन आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। साथ ही साथ देखते हैं कि ये चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्यों आपके शब्दकोश के लिए, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सारी चीज़ें जितनी भी शब्दकोश होता है हिंदी का मुख्य, वो सारा का सारा इसी में आपको लर्न करना होता है। चलिए, फिलहाल वर्गीकरण को बताने के लिए मेरा उद्देश्य ये है क्योंकि अभी हाल ही में जो यूपीपी के एग्ज़ाम संपन्न हुए हैं, जो यूपीपी के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें मैंने देखा है कि क्वेश्चंस जो आए हुए थे वो डायरेक्टली डिवीज़न से भी पूछा था। एक क्वेश्चन दे रखा था कि निम्नलिखित में से उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद नहीं है और उसमें से गलत विकल्प चुनना था आपको। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा मानना है आप इन सब डिवीज़न को भी ज़रूर ध्यान में रखें। जितना आप बेहतर होगा कि आप विलोम, पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें याद करें, तो ये छोटी सी चीज़ ये भी आप याद रखें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। चलिए, जो आज आपका चैप्टर है वो है शब्द विचार। शब्द विचार, यहाँ पर शब्द क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो जो शब्द होते हैं वो क्या हैं? तो शब्द होता है वर्णों का सार्थक संयोजन। वर्णों का सार्थक संयोजन, ये कहलाता है शब्द। ध्यान दीजिए, सार्थक संयोजन होना चाहिए, या कह सकते हो सार्थक समूह जो होगा वो शब्द कहलाता है। सार्थक इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर वो सीक्वेंस में नहीं है, क्रमबद्ध रूप से नहीं है, तो निश्चित अर्थ नहीं देगा, भले ही वही वर्ण हो। जैसे मान के चलिए आपके सामने दे रखा है शब्द चल, तो इसका एक अपना सही क्रम है। जैसे च आएगा, फिर छोटा आ आएगा, और फिर उसके बाद आ आएगा, और फिर सॉरी आ नहीं रहेगा, ला आएगा, और ला के बाद छोटा आ। तो ये मिलकर के चा और प्लस आ मिलकर के चल बना। इसी का अगर हम क्रम बदल दें या क्रमबद्ध रूप से ना रखा जाए और हम लिख दें, मान के चलिए ला लिखा हुआ है, प्लस छोटा आ लिखा हुआ है, प्लस चा लिखा हुआ है, और प्लस छोटा आ लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ लच। और लच शब्द का कोई मतलब ही नहीं है, वही वर्ण है लेकिन क्रमबद्ध रूप से नहीं है, तो वो शब्द नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं शब्दों के डिवीज़न की तरफ। शब्द कितने प्रकार के होते हैं और किन किन आधारों पर बांटा गया है। देखिए, मेरे अनुसार जो शब्द होंगे उनको आप पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जितने भी शब्द हैं वो दो पार्ट में होने चाहिए। पहला जो होना चाहिए वो होना चाहिए सार्थक शब्द। क्या होगा? सार्थक शब्द, मतलब ऐसे शब्द जिनका कोई सही अर्थ होता है या अर्थ के साथ जो शब्द होते हैं वो सार्थक कहलाते हैं। दूसरा जो डिवीज़न रहेगा वो रहेगा निरर्थक शब्द। क्या रहेगा? निरर्थक शब्द। निरर्थक मतलब जिनका कोई निश्चित अर्थ ना हो। ऐसे ही हम आम बोलचाल की भाषा में उनका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे और कह दिया आपने खाना वाना खाया, पैसे वैसे हैं आपके पास या नहीं है, तो यहाँ पैसा शब्द का अर्थ है लेकिन वैसा शब्द का इस सेंटेंस में कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही खाना वाना खाया, पानी वानी पिया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? खाना और वाना। खाना सार्थक है, वाना निरर्थक है। तो सार्थक शब्द ही व्याकरण में आपके मान्य होंगे, बाकी निरर्थक शब्द का कोई औचित्य होता नहीं है। अब देखने वाली बात है, डिवीज़न जो होगा वो सारा का सारा सार्थक में जाएगा। निरर्थक शब्द वैसे ही गलत होते हैं तो इनका कोई डिवीज़न नहीं है। अब चूंकि स्क्रीन छोटी पड़ेगी, डिवीज़न थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं आपको एक डायग्राम यहाँ बनाए दे रहा हूँ। जैसे अब जितने भी वर्गीकरण आप पढ़ेंगे आगे, वो सारे के सारे इसी सार्थक में जाएंगे।
जैसे पहला वर्गीकरण मैं आपको बताने वाला हूँ, रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। क्या होगा? रचना के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण मैं आपको बताऊंगा वो उत्पत्ति के आधार पर बताऊंगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं। तीसरा जो वर्गीकरण रहेगा वो आपका अर्थ के आधार पर रहेगा कि अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं। चौथा जो वर्गीकरण आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शब्द शक्ति के आधार पर। शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। पांचवा जो वर्गीकरण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विकार के आधार पर। और ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। ये वर्गीकरण भी सारा का सारा आपको पढ़ना है। इसके बाद जो भी बचेगा इनको याद करने के लिए कि रचना उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव देशज विदेशज जितने भी हैं, आप जितना शब्दकोश आप अपना स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, आने वाले एसएससी जीडी ही नहीं किसी भी एग्ज़ाम में उस दृष्टि से आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए एक एक करके ये जो पांचों डिवीजन है, रचना, उत्पत्ति, अर्थ, शब्द शक्ति और विकार के आधार पर जो शब्दों के भेद बताए गए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला डिवीजन जो मैंने आपको बताया वो रचना के आधार पर। रचना के आधार पर मतलब शब्द की रचना हुई कैसे है। ठीक, ध्यान देना, इसमें ये हो जाएंगे दो भेद। पहला जो रहेगा आपका वो रहेगा तीन भेद होंगे। पहला जो रहेगा वो रहेगा रूढ़ शब्द, दूसरा रहेगा यौगिक शब्द, यौगिक, और तीसरा जो रहता है प्रकार वो रहता है योग रूढ़, योग रूढ़। ध्यान दीजिए, जहां भी आपको रूढ़ शब्द मिले उसका मतलब मूल होता है या एकदम ऐसा रूप जिसमें कोई चीज मिली ना हो। अब शब्दों की रचना होगी कैसे? शब्द में या तो तीन तरीके से इनकी रचनाएं होंगी। या तो एक तरीका होता है शब्दों के बनने का कि वो दो शब्दों से मिलकर बने हों, दो शब्दों से मिलकर बने हों, दो शब्दों से मिलकर, या तो ऐसे शब्द बन जाएंगे। दूसरा तरीका होता है या तो उपसर्ग या प्रत्यय लगा दें, उपसर्ग लगाकर या तो प्रत्यय लगाकर। या तो चौथा तरीका होता है इनमें से कुछ ना हो, इनमें से कुछ ना हो, मतलब ना तो उपसर्ग लगा हो, ना प्रत्यय लगा हो, ना तो दो शब्दों का योग हुआ हो, ऐसे शब्द होते हैं। अब बात आती है कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द हैं क्या। तो रूढ़ शब्द ऐसा कह सकते हो आप, ना तो इसमें उपसर्ग होगा, ना तो उपसर्ग होगा, ना तो प्रत्यय होगा, और ना ही दो शब्दों का योग, ना ही दो शब्दों का योग होगा। ठीक, मतलब ये अकेला शब्द है। जैसे मैं लिख दूं एग्जाम्पल के लिए कुर्सी, इसमें देखिए ना तो उपसर्ग लगा है, ना प्रत्यय लगा हुआ है, ना तो कोई शब्दों का योग है। जैसे जल, वायु, ये सब क्या है? ये रूढ़ शब्द हैं। इसमें ना उपसर्ग है, ना तो कोई प्रत्यय है, ना तो दो शब्दों का योग है। तो ये ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। चलिए देखते हैं यौगिक शब्द क्या होता है इनके बारे में। यौगिक शब्द जस्ट इसका अपोजिट होता है। यौगिक में उपसर्ग लगा हो सकता है या प्रत्यय लगा हो सकता है, प्रत्यय भी लगा हो सकता है, या फिर इनकी जगह दो शब्दों का योग भी हो सकता है, दो शब्दों का योग भी हो सकता है। ठीक, तीनों में से कोई भी एक चीज हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है जल और ये लिखा है वायु, इन दोनों शब्दों को जोड़ दें तो दो शब्दों का योग होगा तो बन जाएगा जलवायु। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जलवायु क्या है? जलवायु एक यौगिक शब्द है। किस तरीके का है? यौगिक शब्द है जलवायु। उपसर्ग प्रत्यय लगे हो सकते हैं, जैसे निरपराध बोल दें, निरपराध, ये क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। प्रत्यय लगा हो सकता है, मान के चलिए कोई भी, जैसे मिठास, मिठास किस तरीके का शब्द है? यौगिक शब्द हो जाएगा।
तो अगर आप किसी शब्द में से उपसर्ग, प्रत्यय या दो शब्दों को अलग कर ले जाएं तो वो यौगिक होगा। और अगर आप ना तो उपसर्ग निकाल पा रहे हैं, मतलब ना तो उसमें उपसर्ग लगा हो, ना प्रत्यय लगा हो, ना ही दो शब्दों का योग हुआ हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो रूढ़ शब्द कहलाएगा। अब आते हैं हम योग रूढ़ की तरफ। इनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि यौगिक का योग भी आया हुआ है और रूढ़ शब्द का रूढ़ भी आया हुआ है, दोनों आया हुआ है। इसकी खास बात यह है कि ये इनकी रचना तो यौगिक की तरीके से होगी। रचना किस तरीके की होगी? यौगिक की तरीके की। और जो अर्थ होगा वो रूढ़ हो जाएगा। अर्थ क्या हो जाएगा? रूढ़ हो जाएगा। आप बहुव्रीहि समास में जैसे पढ़े होंगे, बहुव्रीहि समास, उस टाइप से जितने शब्द आपको मिले वो सारे के सारे योग रूढ़ आप कह सकते हो। जैसे जलज, ठीक है, दशानन, एक दंत, ये सब क्या है? इधर मैं ऊपर एग्जाम्पल लिखे दे रहा हूं। जैसे जलज, जल प्लस अज, दशानन हो गया। दशानन मतलब इसमें 10 सिर वाला, 10 प्लस आनंद, रचना दो शब्दों से हुई, विशेष अर्थ क्या निकल रहा है? रावण। तो इस तरीके से जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। तो रचना के आधार पर ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं। तीनों मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ी है, बस आप इसको आसानी से समझ लीजिए कि ये इन शब्दों को हम पहचान कैसे सकते हैं। अगला डिवीजन हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा जो डिवीजन है वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, और इसमें आपके जो शब्द आएंगे वो आएगा, पहला रहेगा तत्सम शब्द। तत्सम ये होते हैं संस्कृत के समान। संस्कृत के समान मतलब क्या हुआ इसका? कि मतलब तत्सम दो शब्दों से मिलकर वैसे भी बना हुआ है, तत् प्लस सम, तत् प्लस सम, और इसका मतलब होता है उसके समान, और उसके का तात्पर्य लिया गया है संस्कृत के समान। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और उनका हूबहू मतलब वही रूप हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहा है, तो वो तत्सम कहलाएंगे। ठीक, जैसे हो गया मान के चलो अग्नि, आम्र, ये सब क्या कहलाएंगे? ये तत्सम कहलाएंगे। दूसरा जो भेद है वो है तद्भव। ठीक, इसका क्या है? ये तत्सम का परिवर्तित रूप होता है। तत्सम का, तत्सम का विकृत। आप विकृत मतलब ग्रामर की लैंग्वेज में समझिए परिवर्तित। जो तत्सम का विकृत रूप होगा या परिवर्तित रूप होगा वो क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। जैसे अग्नि का आग हो जाए, आम्र का आम हो जाए, ये सब क्या है? ये तद्भव शब्द है। तीसरा जो वर्गीकरण मिलता है आपको वो मिलेगा देशज शब्द का। देशज शब्द जो आम बोलचाल की भाषा में यूज किए जाते हैं और जिनकी उत्पत्ति के संदर्भ में हमें कोई जानकारी नहीं होती है, वो देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक, देशज। ठीक, जैसे हो गया लोटा, लाठी, पगड़ी, ये सब क्या है? ये देशज शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा जो विदेशज शब्द, मतलब ऐसे शब्द जो अन्य किसी विदेशी भाषा के हैं और उनका प्रयोग हिंदी में होता है, वो विदेशज कहलाएंगे। जैसे कैंची, चाकू, आलपिन, रिक्शा, सुनामी, चीनी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये विदेशज हैं। और ये कई सारी भाषाओं में अरबी, फारसी शब्द लिए जाते हैं आपके, और अंग्रेजी के भी ले सकते हैं। तो ऐसे जो होंगे वो विदेशज कहलाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं तो एग्जाम्पल मैं कम लिख रहा हूँ। आप सभी को मैटर में पीडीएफ में चैनल से बात करके अपलोड करवा दूंगा, जो मैनेज करेगा उससे बात कर लूँगा। तो एक पीडीएफ मैं आपके लिए अपलोड करवा दूंगा जो चैनल के द आउटलुक क्लास के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आप उस पीडीएफ को लेकर के और ये सारी चीज़ें जो हैं तत्सम तद्भव, ये शब्द जो हैं देशज विदेशज, इनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। पांचवा जो रहेगा वो है संकर शब्द। इसके अलावा और कोई मार्केट की बुक भी आप ले सकते हो जो आपको बेहतर लगे। मैं किसी एक पर्टिकुलर को रिकमेंड नहीं कर रहा,
आप जाइए मार्केट और देखिए वहाँ पर जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो, जिसमें तत्सम तद्भव विलोम पर्यायवाची ये सारी चीज़ जो आपके काम की है अगर वो दे रखी हैं तो आप उसको परचेज़ कर लीजिए और आराम से उसको पढ़ते रहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक। तो संकर शब्द क्या होता है? दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से, शब्दों के योग से, के योग से जो शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। इसका मतलब इंग्लिश में हाइब्रिड होता है, मतलब दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के जो बनेगा। ठीक, जैसे लिख दिया डाक खाना, तो ये अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं जो मिलकर के बने हुए हैं, ऐसे शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। ठीक, तो ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। किसी किसी किताब में आपको हो सकता है यही 4 दे रखे हों और संकर शब्द लास्ट वाला ये ना दे रखा हो, लेकिन ये होता है एक्चुअल में ये भी। तो 5 भेद आप मान के चलिए, उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद हैं। अगला, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने होता है देखते हैं। अगला, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद देखें तो उसमें सबसे पहला आएगा एकार्थी शब्द। एकार्थी का मतलब ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ हो, एक ही अर्थ वाले, एक ही अर्थ वाले ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? एकार्थी कहलाते हैं। दूसरा होता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी, इसका मतलब ये हुआ एक से अधिक अर्थ हो, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण मिलेगा आपको उसमें मिलेगा विपरीतार्थी। विपरीतार्थी, विपरीतार्थी मतलब विलोम, विलोम शब्द को विपरीतार्थी बोलते हैं, या कह सकते हो जो उल्टा अर्थ बताते हो वो विलोम कहलाएंगे। चौथा जो होता है वो समानार्थी, मतलब ऐसे कई सारे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं, समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इनको आप पर्यायवाची कह सकते हो, पर्यायवाची। तो ये सारे आपको लिखवाने और समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी है, मुझे लग रहा है ये आपको केवल और केवल रटने वाली चीज़ें हैं। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप रट ले जाएंगे उसको, वो सारा आपके काम ही आने वाला है। और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल इस डिवीज़न में मुझे नहीं लग रहा कि आपको समझाएं कि विलोम क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और समानार्थी शब्द होते हैं। अगला डिवीज़न देखते हैं हम। अगला जो डिवीज़न है वो है शब्द शक्ति के आधार पर। शब्द शक्ति के आधार पर। शब्द शक्ति के आधार पर शब्द हो जाएंगे 3। अभिधा, पहला होता है अभिधा। अभिधा का मतलब होता है, यहाँ शब्द शक्ति का मतलब पहले आप समझ लीजिए कि शब्द शक्ति का मतलब क्या होगा, क्यों ये वर्गीकरण किया गया है। शब्द शक्ति का मतलब आप समझिए कि कुछ बातें जब आप आम बोलचाल की भाषा में फॉर्मल या इनफॉर्मली आप कहीं भी बात कर रहे हो, तो जैसे अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो या परिवार में किसी के साथ बात कर रहे हो या टीचर से या डॉक्टर से, कहीं पर जब आप बात कर रहे होते हो तो वहाँ पर आपको आपके बात करने का तरीका हर जगह थोड़ा अलग अलग होता है। कभी कभी आप कुछ ऐसी बातों को बोलते हो जो डायरेक्टली उसी मीनिंग को रिप्रेजेंट करेंगी, मतलब उनका वही मीनिंग होता है। कभी कभी आप मजाक में कोई बात दूसरी बोलते हैं लेकिन अर्थ उसका दूसरा होता है। यहाँ शब्द शक्ति का मतलब है कि आप जो बात बोल रहे हो उसका मतलब क्या है। ठीक, जैसे फ्रेंड्स के साथ जब हम बात कर रहे होते हैं तो कोई नॉर्मल सी बात बोलेंगे अलग की, लेकिन उसका मीनिंग दूसरा होता है। एक कह सकते हो आप कमेंट हम करते हैं तो बात कोई दूसरी बोलते हैं लेकिन मेरा सेंस दूसरा होता है, इस तरीके से। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बोल रहे हैं सीरियसली उसका मतलब वही होता है। तो जैसे अविधा, अविधा जो शब्द शक्ति है, तो बात का जब मूल अर्थ हो, बात का मूल अर्थ जो दे वो अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी, मूल अर्थ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ वह शेर है, वह शेर है, तो यहाँ शेर का मतलब किससे होगा? जानवर से। यहाँ शेर का मतलब जानवर से।
जब मैं मान के चलो मैं चिड़ियाघर जाता हूँ और मैं शेर को देख करके बोलता हूँ कि वह शेर है, तो ये अभिधा शब्द शक्ति होगी। मतलब जो बात मैं बोल रहा हूँ वही उसका मतलब हो तो वो अभिधा शब्द शक्ति होती है। दूसरा, और इसका जो भाव होता है, इसका भाव उसको बोलते हैं वाच्यार्थ। इसका भाव वाच्यार्थ होता है। वाच्यार्थ का मतलब, वाच्य मतलब बात, जो कही गई बात है। अर्थ का मतलब जो बात है उसका अर्थ डायरेक्टली वही होगा, तो अभिधा शब्द शक्ति होगी। दूसरा होता है लक्षणा। क्या होगा? लक्षणा। और लक्षणा का मतलब होता है कि जब बात का दूसरा अर्थ निकाला जाए, ठीक, किसी बात का दूसरा अर्थ, इसके माध्यम से हम किसी के गुण दोष को बताते हैं। गुण दोष को, कोई विशेषण उसका हो वो बताया जाता है, ठीक। डायरेक्टली कोई बात ना कह के, जैसे मैं कह दूं, एग्जाम्पल के लिए यहीं पर एग्जाम्पल है, कह दूं वह शेर है, वह शेर है, और जब इसका सेंस किसी व्यक्ति के लिए किया जाए और शेर का मतलब बहादुर हो, शेर का मतलब क्या हो? बहादुर हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा ये लक्षणा शब्द शक्ति। इसको ऐसे भी कह सकते हो, जब अभिधा अपना अर्थ देने में असमर्थ हो जाए वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को कई बार पागल बोलते हो, तो वहां पागल का मतलब पागल ही नहीं कि वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा हो, कि कपड़े फटे पहन के दाढ़ी बड़ी बड़ी और ये सब वो सब, मतलब पागल वाले हूँ, एकदम पागल, ऐसा नहीं। मैं उसको केवल ऐसे मजाक में बोल देता हूँ, या उसके कुछ ऐसे लक्षण हैं जो मुझे पागल वाले लगते हैं, तो मैंने उसको बोल दिया पागल। लेकिन सीरियसली अगर यही बात कोई डॉक्टर बोल दे कि आप तुम पागल हो, तो उसका मतलब क्या हुआ? रियल में आप पागल हो रहे हैं, आपको इलाज की ज़रूरत है, तो वहाँ अभिधा होगी। मतलब जब कोई बात सीधे अर्थ में हो तो वो अभिधा, और अगर अर्थ बदल जाए, जैसे वह शेर है बहादुर, बहादुर की सेंस में बोला गया कि वह शेर, जैसे महाराणा प्रताप शेर, तो वो बहादुर के सेंस में बोला जा रहा है, तो ये लक्षणा शब्द शक्ति। तीसरा जो, यार ये क्या हुआ, तीसरी जो शब्द शक्ति है वो हो जाएगी व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना जो होती है वहां पर श्रोता, मतलब हर एक बात का, हर एक बात का अपने अनुसार मतलब जब निकाला जाए, अपने अनुसार मतलब, निकाला जाए, वहां पर क्या होता है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे मैं कहूँ शाम हो गई है या सुबह हो गई है, ऐसे कह दिए सुबह हो गई है, तो यहाँ सुबह हो गई, इसका मतलब क्या होगा? जो अब सब अपने अपने अकॉर्डिंग मतलब निकालेंगे। जिनको ऑफिस जाना होगा उनके ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। घर पे जो गृहिणी होंगी, या कह सकते हो हाउस वाइफ, उनको ऑफिस अगर कोई जा रहा है तो उनको टिफ़िन बना के देने का टाइम, या फिर मान के चलो बच्चों को टिफ़िन बना के देने का टाइम हो गया, या जो बुजुर्ग हैं उनको सैर पे निकलने का समय हो गया, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया, तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग इसका अलग अलग मतलब निकालेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। तो शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के ये तीन भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जो लास्ट डिवीजन आपको पढ़ना है वो है विकार के आधार पर। विकार के आधार पर, विकार के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो हैं दो प्रकार के। पहला हो जाएगा आपका विकारी, विकारी शब्द। विकारी शब्द का मतलब इनके लिंग या वचन या कारक में परिवर्तन, परिवर्तन हो सकता है, तो वो क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द। और ये हो जाएंगे चार प्रकार के। इसमें आ जाएगा पहला संज्ञा, ठीक, संज्ञा शब्दों के लिंग, वचन या कारक में परिवर्तन हो सकता है, तो ये विकारी है। दूसरा आ जाएगा सर्वनाम, ये भी क्या है? विकारी है। तीसरा आ जाएगा विशेषण, विशेषण। और चौथा आ जाएगा क्रिया। तो ये चार प्रकार के होते हैं विकारी शब्द।
लिंग वचन कारक में परिवर्तन कैसे, जैसे संज्ञा शब्द मान के चलो कोई लिखा हुआ है, ठीक है, बात, ये संज्ञा है, इसका लिंग वचन कारक देखते हैं, लिंग नहीं परिवर्तित हो रहा है, बात का स्त्रीलिंग नहीं बनेगा या पुल्लिंग नहीं बनेगा। वचन बातें हो सकता है, यानी वचन बदला, तीनों में से कोई भी एक अगर बदल जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, विकारी शब्द हो जाएगा। कारक में परिवर्तन करके देखते हैं, कारक मतलब कर्ता ने कर्म को कर्म से, तो बात ने बात को बात से, बात के द्वारा, ऐसा भी नहीं हो सकता, लेकिन किसी एक में, मतलब वचन में ही परिवर्तन हुआ, लेकिन हुआ तो सही। दूसरा मान के चलो लिखा हुआ है रमेश, रमेश का स्त्रीलिंग नहीं बनेगा, वचन नहीं बदलेगा, कारक बदल सकता है, रमेश ने रमेश से, रमेश को रमेश के द्वारा, सही है, रमेश का रमेश की, कारक बदल रहा है, यानी कि ये क्या है, विकारी। तो संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। ऐसे ही सर्वनाम मान के चलिए वाह लिखा है, लिंग तो नहीं बदलेगा, सर्वनाम का लिंग चेंज होता ही नहीं है कभी हिंदी में, वचन बदल सकता है, वाह का वह हो जाएगा, कारक बदल सकता है, उसने, उसको, उससे, उसके द्वारा, ये सब। ऐसे ही विशेषण शब्द भी बदल जाएंगे और क्रिया भी बदल जाएगी, इसके लिंग वचन कारक में परिवर्तन किसी न किसी एक में जरूर हो जाएगा। ये हो गया पहला। और दूसरा जो है, यहाँ लाइन खींचे दे रहा हूं, दूसरा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द मतलब ये जो गुण लिखे हैं इनमें नहीं होंगे, लिंग वचन कारक में परिवर्तन नहीं होंगे। और अविकारी शब्द होते हैं आपके 4 प्रकार के। तो इसमें से पहला हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का मतलब जो क्रिया की विशेषता बताएं, जैसे तेज, तेज शब्द का लिंग वचन कारक कुछ नहीं बदलेगा। दूसरा प्रकार होता है इसका संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय मतलब इंग्लिश में इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे पर का स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सब नहीं होगा, वचन नहीं बदलेगा, कारक नहीं बदलेगा। तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय का मतलब कंजंक्शन होता है, तो इनका भी कंजंक्शन, जैसे और का स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सब नहीं होगा, वचन नहीं बदलेंगे, कारक नहीं बदलेगा। चौथा इसका प्रकार होता है विस्मय बोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्यय जो मनोभाव अपने प्रकट करते हैं, जैसे वाह कह दिया मैंने, वाह, इसका लिंग वचन कारक कुछ नहीं बदलने वाला। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी, और विकारी भी 4 प्रकार और अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। तो ये था आपका शब्दों का वर्गीकरण। अब इस चैप्टर के बाद आप जो विलोम, पर्यायवाची, समानार्थी, ये सारे शब्द हैं, समशुद्ध, भिन्नार्थक जितने होते हैं, और ये जो अनेकार्थी शब्द होते हैं, ये आप इनको लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो कैसी रही आज की क्लास, आप कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, मैं उसको दूर करने का या उसको सुधारने का प्रयास करूँगा और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट अवेलेबल करवाऊँगा, ठीक। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।